एलएनएमयू में पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024 में सम्मिलित होने वाले तमाम छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का 18 मार्च से एग्जामिनेशन चल रहा है। एग्जामिनेशन लगभग समाप्त होने के कगार पर है, मतलब कि आज लगभग आपका 28 मार्च हो गया। 8 अप्रैल से आप लोग का एग्जामिनेशन जीके और जीएस, मतलब जिसको हम जीईएस जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका ऑनर्स पेपर ख़त्म हो जाएगा और इस बार आपका फाइनल ईयर भी समाप्त होने जा रहा है। मतलब 3 साल का जो आपका कोर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स जो 21 से 24 सेशन वाले थे, उनका इस बार ख़त्म हो जाएगा। रिजल्ट आएगा आपका, आपको अंक पत्र मिलेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ो और आगे जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस की एक और सीरीज़ पर बहुत ही डिटेल में। आपको पता होगा कि बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में ऑनर्स पेपर के अलावा सब्सिडियरी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक पेपर होता है जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है। तो बहुत ही डिटेल में हम लोग आज 2023 का क्वेश्चन डिटेल में चर्चा करेंगे, जो साइंस और कॉमर्स में पूछा गया था। इससे पहले हम लोगों ने आर्ट्स का क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में जाना, क्योंकि देखो पिछले वर्षों का जो पैटर्न है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स को पता चल पाता है कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कोई गारंटी नहीं होता है कि कहाँ से क्या पूछेगा, लेकिन आपके बीच में 15 सेट लाऊंगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले कई सारे वीडियो में चर्चा किया है कि 15 सेट अगर आप गौर से देखते हो तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि 90 से कम आपका मैच करेगा। ये इतना श्योर है कि आना ही चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है। आज के वीडियो में हम लोग फिर एक बार लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगर समय मिला तो फिर 10-20 क्वेश्चन और देख लेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो ये हमारा वीडियो है आज 2023 के साइंस और कॉमर्स के क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन पर। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर भले ही नीति आयोग के बारे में पूछा गया हो, लेकिन इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन निकल के आ सकता है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जो कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, तो आप उनका भी नाम देखोगे कि सुमन के बेरी करके नाम है। नीति आयोग कब बना था, नीति आयोग का पहले का नाम क्या था, सारा जानकारी हमने नीति आयोग के बारे में इकट्ठा कर लिया। देखो यहाँ पे बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। जैसे कि डायरेक्ट पहले क्वेश्चन होता था कि डायरेक्ट टिक मारो आप, जो सही होगा, जैसे मान लो छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एक फैक्चुअल डेटा दिया गया। तो ध्यान से देखना, तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पॉइंट गौर से पढ़ना है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कौन सा कथन गलत है, तो आप गलत पूछ रहा है, गलत है तो आप सही कर देते हो कि कौन सा सही है। ध्यान देना है आपको। देखिए, नीति आयोग का गठन 25 फरवरी 2016 को हुआ था, नहीं, बिल्कुल गलत। नीति आयोग लगभग 2015 के आसपास ही बन गया था। ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होगा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, गौर से पढ़िए आप लोग। तीसरा, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, बिल्कुल सही। चौथा आपको पढ़ना ही नहीं है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, थिंक टैंक पॉलिसी है ना जी। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी गो। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कि बिहार में चावल उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो आपका कौन सा है, रोहतास। यहाँ मत ध्यान दो, ये घ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। कहीं कहीं पर मिसप्रिंट रहता है। रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर हालांकि बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पैटर्न, जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पेपर सेट किया गया है प्रोफेसर के द्वारा, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, लेकिन मिसप्रिंट कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हम लोग निगेटिव अफवाह फैलाएं कि उस पेपर में सारा मिस्टेक रहता है। छोटा छोटा मिस्टेक पाया जाता है जिसको हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि किताब भी जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें भी मिसप्रिंट रहता है, गलत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो राइटर गलत है, वो ऑथर गलत है, नहीं। तो आप लोग मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर अपने तैयारी के लिए खरीद सकते हो। बाकी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में विकलांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है,
तो पहला जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा ख, तो तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1948 में। देखो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद करना है आपको कि पहला औद्योगिक नीति कब हुआ था? 1948 में। जरूरी नहीं है कि 2023 में पूछा गया है तो 24 में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो 10 क्वेश्चन आपका लगभग 2023 से भी जो पेपर सेट होता है एग्जामिनेशन के लिए आपका, उसमें से ज़रूर उठाएगा। तो आपको तैयार करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 5 से 7 साल का क्वेश्चन, साथ साथ जितना मैं तैयारी करवाऊंगा एक्स्ट्रा, वो भी आपको तैयार करके जाना है। 5वां क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? तो जो इसका ऑप्शन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, इसको हम लोग बोलते हैं वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 280 मतलब आर्टिकल 280 के तहत गठित किया गया। जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया। जीएसटी कब आया था? आपका आया था ये लगभग 1 जुलाई शायद 2017 में ये लागू हुआ था। जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है, हालांकि यहाँ पर पूछा गया है 280 अनुच्छेद ये वित्त आयोग के बारे में है, 279A आपका जीएसटी के बारे में। 324 के बारे में कोई मुझे बताइए कि आर्टिकल 324 क्या कहता है, ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 315 से लेके 323 में किस बारे में जिक्र किया गया है, ये भी आपको साथ साथ मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग अपना कमेंट में राय नहीं बताते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बीच बीच में ड्यूरिंग आपका क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपसे पूछते रहता हूँ। अपना ओपिनियन आप जरूर यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट रखें कि आर्टिकल 315 से 323 में क्या दिया हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के शोध यान का नाम क्या है? तो रोवर नाम इसका आपका शोध यान था जो नासा ने भेजा था। नासा का फुल फॉर्म अगर कोई पूछता है तो सिंपल है, नेशनल नासा स्पेस एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करके होता है, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म ये कहाँ पर है? यूएस में। उसके बाद है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में किन भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये आपका विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आईसीटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका उत्तर घ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा आपका इंटरनेट उपयोग करता है, याद रखना है आपको। चाइना आबादी के मामले में भी भारत से आगे था, हालांकि अब इंडिया पॉपुलेशन में चाइना से आगे हो गया है, जो कि एक बुरी बात है। अब चाइना जो है अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता में कौन आएगा? चीन। प्रथम भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न से क्या किया गया था? इसमें से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन के बारे में आपने सुना होगा, रमन इफेक्ट। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1928 में इन्होंने सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का खोज किया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले इसरो अध्यक्ष का नाम क्या है? इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हर वीडियो में मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। सतीश धवन लंबे समय तक के कार्यकाल वाले इसरो अध्यक्ष थे। अभी प्रेजेंट में इसरो के चीफ कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, कहीं पे सर्च नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक आपको अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रखना है कि इसरो अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट का भी आपको याद रखना है। करंट में निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? जिसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। कृत्रिम मतलब, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन मैकार्थी को हम लोग कृत्रिम बुद्धि का जनक बोलते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में। और ये देहरादून आपका उत्तराखंड का क्या है? राजधानी है। और यहीं पे आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये है तारापुर में। तारापुर जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पे है तारापुर? तो याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में तारापुर, ठीक है। भारत में किस शहर को टेक सिटी के भी नाम से जाना जाता है? तो टेक सिटी, साइंस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखना है, बेंगलुरु को। तो कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। महाराष्ट्र का क्या है? मुंबई।
चेन्नई किसका है? तमिलनाडु का। दिल्ली किसका है? न्यू दिल्ली, इंडिया का। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका जो है ये है आपका काठमांडू में इसका मुख्यालय। सार्क में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से मेंबर हैं सार्क के? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताओ। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया? एग्जिस्टेंस में ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। डेट याद रखना है, 1945 आप याद रखो, 24 अक्टूबर, ठीक है जी। ये वाला दोनों ऑप्शन गलत होगा। 1945 अगर आप याद भी रखते हो, लेकिन डेट इसमें एग्जैक्टली याद रखना है, 24 अक्टूबर। गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति का सूत्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य बनने वाला अंतिम देश था? तो अफगानिस्तान जो है ये आपका सार्क का सदस्य बनने वाला अंतिम देश था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितना है? देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 5 सदस्यों की संख्या है, ठीक है। G20 2023 का थीम क्या है? करंट अफेयर्स का है ये। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, दैट इज द थीम ऑफ G20 2023, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2023 का थीम क्या था। G20 में कौन कौन से कंट्री आपके जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, कौन कौन सदस्य हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। G20 के बारे में पूछ सकता है। पंचशील निम्नलिखित में किस समझौते पर परिणाम है? तो ये देखो, नेहरू और चाओ एन लाई जो कि चाइना के थे, इसके बीच का एक क्या है? पैक्ट है, समझौते का परिणाम है। ऑप्शन सी पंचशील। सिंधु जल संधि पर किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो देखो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच आपका सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय परंपरा को हाल में ही मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है? तो कुंभ मेला जो है इसका राइट आंसर होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीली आप इसको एग्जामिनेशन में देखते ही टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला पैक्ट पर आपका साइन हुआ था 3 जुलाई 1972 को। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। शायद इसको इंग्लिश में जहाँ तक मुझे पता है जुपिटर बोला जाता है। ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो सौर मंडल का बृहस्पति होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया जो है इन्होंने भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था? डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुई? तो ये केरल में आपका विकसित हुआ था। आपको मैंने बताया था कि नृत्य से संबंधित आपको पढ़ना है कि अलग अलग स्टेट का क्या नृत्य है, जैसे भांगड़ा, कथक, जत जतिन, ये सब आपको याद रखना। पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम लोग बोलते हैं जेंड अवेस्ता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको कि जेंड अवेस्ता वो पारसियों का क्या है? सैक्रेड ग्रंथ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में सही नहीं है? माने कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों को से धन प्राप्त करता है, तो ये आपका गलत है। पूछ रहा है सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो देखो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है इसको हम लोग ब्लैक पेगोडा नाम से भी पेगोडा के नाम से जानते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा चंबल। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक है? तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है। डेंसिटी जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एरिया है, अब इस एरिया में मान लो 20 लोग रह रहे हैं और यही इतना बड़ा ही एरिया है जिसमें 10 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं इतने ही एरिया में, और इसी एरिया में दूसरे जगह पे 10 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब इसका डेंसिटी कम है। तो बिहार का जो डेंसिटी है वो क्या है? जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर किस घाटी में थे? तो सिंधु इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या का अध्ययन जो होता है बहुत सिंपल है, जनसांख्यिकी याद रखना है आपको। डेमोग्राफी विल बी द राइट आंसर। कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं? लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे चुनाव होता हो।
तो अमेरिका में आपका चुनाव बिल्कुल होता है, भारत में भी होता है, यूके में भी होता है, इंग्लैंड में। तो चाइना में आप देखते हो शी जिनपिंग वहाँ का राष्ट्रपति है, वहाँ पे चुनाव होता ही नहीं है, तो लोकतांत्रिक देश चाइना नहीं है। बाकी ये तीनों लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड है? तो भाग 4A IVA, भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड है। पूछे तो भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में पूछेगा, मौलिक अधिकार के बारे में तो भाग 3, भाग 3A नहीं, भाग 4A यस, ये है मौलिक कर्तव्य के बारे में, और भाग 4 ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भाग 4A। ठीक है, इसमें से DPSP के बारे में है। मौलिक अधिकारों का बिल और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की विशेषता है? तो ये है आपका USA का। और फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो भी USA से लिया गया है। हमारे संविधान में काफ़ी सारा जो पॉइंट है, काफ़ी सारा जो फैक्ट है वो आपका अलग अलग देशों से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, USA से लिया गया है। समझ रहे हो ना? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो VS रमा देवी विल बी द राइट आंसर। भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसके पास कम से कम राज्य पार्टी का दर्जा हो, मतलब 3 राज्य, इसका ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग? तो देखो इसका ऑप्शन होगा क 14वां, 14 जो इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो देखो इसका जो ऑप्शन है ये ACD गलत होगा, यहाँ पे क दे दिया गया है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसका उत्तर क्या होगा? घ, यानी कि D। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो याद रखना है आपको, इसका ऑप्शन D होगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। मैंने बताया था आपको कहीं कहीं पे छोटा छोटा सा मिस्टेक होता है, तो उसका करेक्शन करना हमारा कर्तव्य है कि उसको हम लोग करेक्शन करें, गूगल से सर्च करें या कहीं और बुक से उसको ढूंढ के सही कर लेना। इसका ऑप्शन D होगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सभी इसके सदस्य हैं, तो क्षेत्रीय परिषद के। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन क, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर 47 का आपका मणिपुर होगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? तो आर्थिक राजधानी है मुंबई। और साइट्स का संबंध किस चीज़ से है? तो ये है आपका लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण। ये हर बार पूछा जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में, याद रखना डेट। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, ये भी आपको याद रखना है। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि ये इसके लिए आधुनिक तकनीकों की क्या है? आवश्यकता है। PPE का मतलब क्या होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। लगभग मैंने आपको यहाँ 55 क्वेश्चन बताया। आगे वाले वीडियो में हम लोग फिर 45 क्वेश्चन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको पिछले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया इससे पहले वो भी जाके आपको देखना है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी आके यहाँ पर अपना तैयारी कर सकें। एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी कीजिए। GK GS के एग्जामिनेशन में आपको 100 में कोशिश करना है कि 90+ स्कोर करें, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है। इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। भगवान आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।